हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज बच्चों सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पद्य साहित्य की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की समय सीमा, आदिकाल के अन्य नाम, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, आदिकालीन प्रमुख रचनाएं एवं उनके कवि, साथ ही आदिकालीन काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी चर्चा की थी। आज मैं इस वीडियो में पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल की चर्चा करूंगी। बच्चों, ये आपका रिवीजन वर्क चल रहा है। क्या चल रहा है? पुनरावृत्ति। नोट्स आपके पास मौजूद हैं, तो एक रिवीजन में करा रही हूँ। बस इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और आत्मसात करने की कोशिश करें। भक्तिकाल को बच्चों पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल की बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व मध्यकाल के नाम से किस युग को जाना जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? भक्तिकाल। भक्तिकाल को ही बच्चों हिंदी का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहते हैं। स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहते हैं। भक्तिकाल की बच्चों समय सीमा मैंने क्या बताई थी? भक्तिकाल की समय सीमा है, जो है वो सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। कब तक? 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। तो बच्चों ये बात समझ में आई। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से तथा स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा सन 1343 से लेकर 1643 ईस्वी तक स्वीकार की जाती है। बच्चों, भक्तिकाल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो रचनाएं रची गई, कला शिल्प की दृष्टि से वो अपने आप में अद्वितीय थी। उस समय की जैसी रचनाएं रची गई, पुनः अन्य किसी युग में ऐसी रचनाएं नहीं रची गई। तो साहित्यिक रचनाओं को ध्यान में रखते हुए भक्तिकाल को स्वर्ण युग के नाम से या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अब भक्तिकालीन जो साहित्य था उसको कई भागों में बांटा गया। तो भक्तिकालीन जो साहित्य था वो दो भागों में। भक्तिकालीन की कितनी शाखाएं हुई? 2 शाखाएं हुई। पहली कहलाई निर्गुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा, और दूसरी बच्चों कहलाई सगुण काव्यधारा। दूसरी कौन सी कहलाई? सगुण काव्यधारा। निर्गुण और सगुण काव्यधारा को जो था पुनः उप शाखाओं में बांटा गया। निर्गुण काव्यधारा भी 2 भागों में बट गई। एक कहलाई ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, और दूसरी कहलाई बच्चों प्रेमाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा। सगुण काव्यधारा जो थी वो भी 2 भागों में बट गई। एक कहलाई कृष्ण भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, और दूसरी कहलाई बच्चों राम भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। आया बच्चों समझ में? कितना बताया कि भक्तिकाल की 2 शाखाएं थी,
निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रय काव्य धारा और प्रेमाश्रय काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की भी दो काव्य धाराएं थी, कृष्ण भक्ति या कृष्णाश्रय काव्य धारा और राम भक्ति या रामाश्रय काव्य धारा। बच्चों, ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। और प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि संत काव्य धारा को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? ज्ञानाश्रय काव्य धारा। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि सूफी काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रेमाश्रय। अब बच्चों, इन सभी शाखाओं और उप शाखाओं के अपने अपने प्रतिनिधि कवि थे। आपसे प्रश्न किया जा सकता है बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत कि संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए, या प्रश्न किया जा सकता है कि सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे प्रतिनिधि कवि, निधि कवि। बच्चों, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। वहीं प्रेमाश्रय काव्य धारा या सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनको आप जायसी के नाम से जानते हो। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के और कृष्णाश्रय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। और राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास। अब हम एक दृष्टि डालते हैं इन प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं पर। कबीरदास की रचना तो आपको पता ही है, किस नाम से जानी जाती है? बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। बीजक कबीर की वाणियों का संग्रह है और यह संग्रह किया था कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने। प्रश्न किया जा सकता है कि बीजक का संग्रह किसने किया था, तो आपका उत्तर होगा कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है पद्मावत, यानी मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत। इसके साथ ही आखिरी कलाम, अखरावट आपने सुनी नहीं होगी। क्या क्या बताई मैंने? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। सूरदास की रचनाओं के बारे में आपने पढ़ा। सूरदास की रचनाओं में सूर सारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में भी आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं और जिनमें सबसे जो प्रमुख है, जो सबसे भारतीय लोकमानस में सबसे प्रिय ग्रंथ है, वो है श्री रामचरितमानस। क्या बताया मैंने? श्री रामचरितमानस। बच्चों, इसके साथ ही इन कवियों के अलावा अन्य कवि थे ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत नानक देव। इसका नाम बताया मैंने? नानक देव। और आपने दादू दयाल का नाम सुना होगा, दादू दयाल। गुरु नानक देव की रचना गुरु ग्रंथ साहिब और दादू दयाल की रचना है हरे वाणी। इसके बाद बच्चों, इसमें जो आते हैं, इसमें आते हैं अन्य कवियों में मंथन के बाद आते हैं कुतुबन के बाद आते हैं उस्मान। कौन से कवि? अन्य कवियों में उस्मान, मुल्ला दाऊद। जैसे मंथन की रचना है मधुमालती, कुतुबन की रचना है मृगावती, उस्मान की है चित्रावली और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मंथन की रचना है मधुमालती, कुतुबन की है मृगावती, उस्मान की है चित्रावली, मुल्ला दाऊद की रचना बताई चंदायन। इसके बाद बच्चों
मीराबाई का नाम आता है, नरोत्तम दास का नाम आता है, और जितने भी अष्टछाप कवि थे, अष्टछाप कवियों में कौन कौन से थे? कृष्णदास, नंददास, परमानंददास, कुंभनदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। ठीक है, तो जितने भी 8 कवि थे अष्टछाप में, अष्टछाप के बारे में भी आपको बता दें कि सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के थे पुत्र विठलनाथ। विठलनाथ ने गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए 1565 में, कितने में? 1565 ईस्वी में अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी, जिनमें 4 शिष्य जो थे वो वल्लभाचार्य के थे, और 4 शिष्य जो थे वो किसके थे? विठलनाथ के थे। तो सूरदास के अलावा जितने भी अष्टछाप कवि हैं, मीराबाई, नरोत्तम दास, रसखान, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं तुलसीदास, अग्रदास और केशवदास। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, इसीलिए रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को किसके अंतर्गत रखा गया है? राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया है। अब अगर बात की जाए कबीरदास की भाषा की, तो कबीरदास की भाषा जो थी वो कड़ी थी, साधुओं की भाषा थी, जिसे विद्वान पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाएं किसमें की है? अवधी भाषा में। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो भी कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। सूरदास की भाषा क्या है बच्चों? जो है वो है ब्रज भाषा, और राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में रचनाएं की। तुलसीदास जी ने स्वयं ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखा है। श्री रामचरितमानस जो उनकी प्रसिद्धि का आधार स्तंभ है, उसकी रचना भी उन्होंने किस भाषा में की है? अवधी भाषा में। वही विनय पत्रिका नामक जो रचना है, उसकी रचना तुलसीदास जी ने किसमें की है? ब्रज भाषा में की है। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा ने के जो कवि थे उन्होंने मसनवी शैली अपनाई थी। कौन सी शैली अपनाई थी? मसनवी शैली। प्रश्न किया जा सकता है आपसे कि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो रचनाएं रची गई वो किस शैली में रची गई? तो आपका क्या उत्तर होगा? मसनवी शैली में। बच्चों, आ रहा होगा समझ में? अच्छा लग रहा होगा आपको इस तरह से पढ़ना? इतिहास काफी हद तक जो है समझा जा सकता है। अब बच्चों, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, ज्ञानाश्रय काव्य धारा और प्रेमाश्रय काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और रामाश्रय काव्य धारा, इन सभी शाखाओं और उपशाखाओं की अपनी अपनी अलग अलग प्रवृत्तियां थी, विशेषताएं थी। तो जैसे ज्ञानाश्रय काव्य धारा की विशेषता क्या थी? इसमें क्या किया गया था? ज्ञान को महत्व दिया गया था। दूसरी विशेषता थी गुरु की महिमा का वर्णन किया गया था। तीसरी विशेषता थी बाह्य आडंबरों, अंधविश्वासों का विरोध किया गया था, और खंडन मंडन की रीति पर बल दिया गया था। प्रेमाश्रय काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, मसनवी शैली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, फिर लोक कथाओं या लोक प्रेमाख्यानक कथाओं को क्या बनाया गया था? आधार बनाया गया था। इसमें भी गुरु की महिमा का क्या किया गया था? वर्णन किया गया था। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं तो नाम स्मरण की महत्ता, श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान, ब्रज भाषा का प्रयोग, और राम भक्ति काव्य धारा की अगर प्रमुख प्रवृत्तियों की बात की जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का वर्णन, गुरु को महत्व, नाम स्मरण की महत्ता, ये जो थी ये क्या है? अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। परंतु यदि हम भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करेंगे तो आप सबसे पहली प्रवृत्ति लिखोगी गुरु की महिमा का वर्णन या गुरु की महत्ता, क्योंकि ये जितनी भी उपशाखाएं हैं इन सब
ने गुरु की महिमा का क्या किया, वर्णन किया। दूसरी विशेषता आप लिखोगे ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग। जितना भी साहित्य रचा गया, चाहे कबीर हो, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी हो, चाहे सूर हो, चाहे तुलसी हो, इन सभी ने ब्रज भाषा या अवधि में ही क्या की है, काव्य रचनाएं की है। तीसरी विशेषता लिखोगे मुक्तक एवं प्रबंध काव्य की रचना। कहीं कहीं मुक्तक काव्य की रचना हुई तो कहीं कहीं किसकी रचना हुई, प्रबंध काव्य की रचना हुई। तो आज बच्चों मैंने आपको भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु बताए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी से जो है पुनः रिवीजन कर लेते हैं। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्वर्णयुग या स्वर्णकाल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा बच्चों कितनी है, सन 1343 से लेकर 1643 ईस्वी तक। भक्तिकालीन काव्य को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा पुनः दो भागों में बट गई, ज्ञानाश्रय काव्य धारा जिसे संत काव्य धारा के नाम से जानते हैं, और प्रेमाश्रय काव्य धारा जिसे सूफी काव्य धारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों जो सगुण काव्य धारा थी उसके भी दो भेद हुए, कृष्णाश्रयी या कृष्ण काव्य धारा, रामाश्रयी या राम भक्ति काव्य धारा। अब अगर इनकी बात की जाए प्रतिनिधि कवियों की, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्णाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास, और रामाश्रयी भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि तुलसीदास। अगर भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात की जाए तो पहली प्रवृत्ति होगी, पहली विशेषता होगी गुरु की महत्ता। दूसरी विशेषता होगी नाम स्मरण की महत्ता। तीसरी विशेषता होगी ब्रज एवं अवधि भाषा का प्रयोग। चौथी विशेषता निकलेगी प्रबंध एवं मुक्तक काव्य रचना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। And welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, till now we have completed the chapters application of integrals. In my previous lecture, I completed the chapter application of integrals. Now today, students, I will start the new chapter vectors. So students, what is vector? What do you mean by vector? So see this. Students, the physical quantities are two types. फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल मीन्स जो हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट है वहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हमारे पास एक तरह से टू टाइप्स की, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स जिसमें कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स सिर्फ उसको हम एक मेजर कर सकते हैं, मीन्स उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, उसकी एक स्पेशल क्वांटिटी होती है, बट उसमें कोई डायरेक्शन नहीं। तो those quantities which have only magnitude not length, not direction, वो क्वांटिटीज जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल, लाइक वर्क, स्पीड, वॉल्यूम, etc. जैसे वर्क, हमने कोई काम किया, हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमने काम किया, तो काम किया का मतलब हमने मैग्नीट्यूड निकाला, बट डायरेक्शन में यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने ये काम किया, इसका मतलब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में किया ये नहीं होती है। अगर इसके साथ डायरेक्शन ऐड हो जाएगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। स्पीड में हम कह रहे हैं कि मैं I will go there, I will go at the speed of 5 km/h। तो मैंने स्पीड को भी बताया है, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड बताया है, पर डायरेक्शन इसमें नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो दिस इज द स्केलर एंड व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी का दोस क्वांटिटीज which have both magnitude and direction is called vector। दोस क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन और डायरेक्शन को भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के वेक्टर बोलते हैं। तो आप समझ में आ गया, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपको उसका मैग्नीट्यूड दिखाई पड़ता है, उसकी डायरेक्शन को उसमें नहीं होती है उसमें डायरेक्शन, और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, representation of vector, representation of vector quantities। किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देखिए। A vector can be represented by a directed line। Represented by a directed line segment OP, directed line segment OP, this is O, this is P। So a vector can be represented by a directed line segment OP of finite length drawn from a fixed point O, drawn from axis point O to the direction OP। तो स्टूडेंट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय डायरेक्टेड लाइन। ये लाइन
वेक्टर इस डायरेक्शन में एक फाइनाइट डायरेक्शन है। सो अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP ऑफ फाइनाइट लेंथ, लेंथ इसकी फाइनाइट होगी, drawn from fixed point O to the direction OP, and it is represented by or denoted by OP वेक्टर। इस वेक्टर को हम लोग OP वेक्टर को कहेंगे क्योंकि ये हमारे पास की डायरेक्शन O से P की तरफ है। तो यहाँ पर जो एरो लगा है ये वेक्टर को शो करता है कि इसकी डायरेक्शन को शो करता है कि O to P है। सो स्टूडेंट, दिस इज द डायरेक्शन OP। द arbitrary sorry, this is fixed point or arbitrary point, arbitrary means स्टूडेंट्स ये O को हम कुछ भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं स्पेस में, इसलिए ये हमारी एक अपनी इच्छा से अनुसार हम इसको कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं स्पेस में। तो दिस इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, O is an arbitrary point to the direction O. The arbitrary point O is called origin or initial point, and end point P is called terminal point. So student, this point is called initial point and this point is called terminal point. Now students, this is the representation of the vector. Now notation of vector. Notation of vector. If the length of vector line segment, if the length of line segment OP is A, then vector OP is equal to vector. So vector OP is vector A. अगर हमारे पास OP लेंथ A है, इसकी मैग्नीट्यूड में लेंथ मींस इसकी मैग्नीट्यूड OP का मैग्नीट्यूड A है, तो इसका जो OP वेक्टर होगा वो O से P की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो A वेक्टर कहा जाएगा। So this is A. So this is called the A vector. So जनरली वेक्टर को बच्चों हम लोग vectors are denoted by vector A, vector B, vector C और A bar, B bar, C bar dot और डार्क में स्टूडेंट के डार्क लेटर्स होते हैं, बोल्ड लेटर्स में अगर A B C लिखा हो बोल्ड लेटर्स एकदम डार्क लेटर्स में, तो इसको हम लोग ये वेक्टर के नोटेशंस होते हैं। वेक्टर को हम लोग इस टाइप से नोट करते हैं, ऊपर यहाँ पर एरो का निशान लगा हो किसी भी, ये A जो होता है वो फिर स्केलर होता है, मैग्नीट्यूड के ऊपर डायरेक्शन लग गया तो ये वेक्टर बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये A के ऊपर अगर बार लगा हो, ये बार इस तरीके से, ये A के ऊपर अगर बार लगा हो तो ये बार जो डायरेक्शन को शो करता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। और यहाँ पर अगर ब्लैक बोल्ड लेटर से लिखा हो इस तरीके से, बिल्कुल ब्लैक dark black, then this is called is our vector quantities. तो ये वेक्टर्स को इस तरीके से हम लोग नोटेट करते हैं।
the two ends of directed line segment are interchangeable. So students are not interchangeable. It means the directed line segment OP and PO are different. Because this is OP, so डायरेक्शन इसकी हमारे पास O से P की तरफ है, और जब PO करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है P से O की तरफ डायरेक्शन। सो इसका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट भी चेंज हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन तो चेंज फिर हो ही जाएगी। सो दिस इज द टू एंड्स ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर नॉट इंटरचेंजेबल। सो हमारे पास two ends of directed line segment are not interchangeable. The directed line segment OP and PO are different. So this is the note. So OP वेक्टर को हम लोग अगर लिखना चाहें तो माइनस का PO वेक्टर लिख सकते हैं। अगर इसको हम चेंज करना चाहें हमारे पास तो OP वेक्टर ये O से P की तरफ है, तो अब अगर इसको डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए माइनस नेगेटिव साइन यहाँ पर now modulus of modulus of vector quantity, modulus of vector quantity or modulus of let the positive number which represent magnitude of given vector is called modulus of vector. If OP is n vector, then its modulus is denoted by this mod OP vector. So this is modulus of OP vector. So modulus एक तरह से किसी वेक्टर का जो मॉड निकाल रहे हैं इसका मतलब उसकी एक लेंथ निकाल रहे हैं, उसकी डायरेक्शन इसमें कोई मीनिंग नहीं होता, उसकी सिर्फ लेंथ निकाल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स, टुडे we start the chapter vectors and I tell you what is vector quantity, what is scalar quantity, and what is the notation and representation of vector, and what is the modulus of vector. So thank you students. Student, welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. Today I am going to start a new chapter, that is unit 8, and the chapter is health and diseases. This chapter is very important for your examination point of view, so listen and watch the video carefully. First of all,
the chapter Health and Diseases. What is disease? This is one of the most important. What is the correct definition of disease? Actually, the definition of disease, the term disease is actually very wide. It cannot be defined very well, but some scientists have to say that any change from the normal state that causes discomfort or disability, to the health may be called as disease. It means that any change from the normal state, any change from your body from the normal state is feeling not well, we can say that the body is diseased. So it can be defined again, any change from the normal state that causes discomfort or disability to the health may be called as disease. But the Oxford Dictionary has defined the disease as a condition of a body or some part or organ of a body when it cannot function well, we can say that the organ or a body is diseased. So this is the definition of disease. Now comes to another definition. What is health? The definition of health is actually given by WHO, World Health Organization. As you know that the World Health Organization is stabilized in 7 April 1948. This is important point. WHO is stabilized in 7 April 1948 and its headquarters is situated in Geneva. Its headquarters is situated in Geneva, that is in the Switzerland. Okay, so the headquarters of WHO is where? It is in Geneva, Switzerland, and it is stabilized in 7 April 1948. According to the WHO, the definition of a health is a state of complete physical, mental and social well-being. So we can say that what is health? Health is actually a complete state of physical, mental and social well-being. It means that when we have physically fit, mentally fit and socially we will fit, then we can say that our health is good. So this is the definition of health which is given by WHO. According to the WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not only in the absence of disease or weakness. It means that when we cannot feel disease or we cannot feel weakness, we say that we have a good health. So this is the definition of health. Now comes to the disease agent. What is disease agent? Disease agent is actually it is a factor or substance or force which causes a disease by its excess, deficiency or absence. Okay, what is disease agent? It is a factor, we can say it is any type of factor like substance or force is any force which causes a disease by its excess. It means that this factor or a substance which is present in excess, it also causes the disease, and when it is present in deficiency, it also causes disease, and when it is absent, or we can say the agent or factor is absent, we can say that it is called disease agent. What is disease agent? It is a factor or a substance force which causes a disease by its excess, deficiency or absence. Now, what are the types of disease agent? There are 3 types of disease agent. First is biological agent, second one is nutrient agent, third one is chemical agent. These are the actually agent. And what is agent? These are a type of factors which causes actually disease, which transmit the disease from one generation to another generation, from one person to another person. So these disease agent is of 3 types. First is biological agent. These are biological molecules, for example, viruses, rickettsia, bacteria, fungi, protozoa, helminthes and arthropods. These are the biological agent which actually causes the disease. That is virus. Rickettsia is a member which is situated between the virus and bacteria. It also causes disease. And next one is bacteria. Fungi also causes disease. Protozoans, some protozoans are causes many serious diseases.
Helminthes also causes disease because they are a parasite of our intestine. So these also causes disease, and arthropods are the carriers or vector of many dangerous diseases. Okay, so these are called biological agent. Now comes to the another nutrient agent. Nutrient agent is actually these are a component of a food. It means that these are a component of a food. If we taken in excess amount or very in less amount, we feel diseases. Okay, so nutrient agent is what? It is a type of food component like carbohydrate, fats and proteins, minerals, vitamin and water. Water also causes disease. When water is present in excess amount, it also causes disease. When it is present in less amount, it also causes disease. Okay, dehydration will take place. For example, dehydration will take place with the when large amount of water is removed from the body, dehydration will take place. So water is also a agent. It is called nutrient agent that is responsible for causes a disease. Now what is chemical agent? Chemical agent is actually these are a type of a chemicals that are secreted from the body, or they can be formed in the body, or they can be injected from outside to the body also, and these agents are also very dangerous and they causes many disease in human beings and other animals. So the chemical agent is of two types. First is endogenous chemical agent, and second one is exogenous chemical agent. As the name indicates, endogenous, it means that endo means inside and genus means formation. So this type of chemicals are formed inside the body itself. Okay, these type of chemicals are formed inside the body itself. For example, hormone enzymes urea and uric acid. Hormone enzymes urea and uric acid, and you know very well that hormones, when it is present in very excess amount, it is called hyperhormonism, or it is called hyperhormonism or hypohormonism. It means that when there is a deficiency of hormones take place in our body also feel diseases, and when it is excess amount of hormones is produced in our body, it also causes many diseases. Enzymes are also very important. Enzymes also play a very important role to causes the disease, because when there is no enzymes present in body, no chemical reactions take place and we will diseased. Now what is exogenous agent? Exogenous agents are those type of agents that are formed outside the body, and they are very harmful to the human beings. For example, fumes, gases, dust and allergens. Allergens, as you know, that many chemical agents which causes allergy to the human body. For example, spores and pollen grains. Spores and pollen grains are most allergens. They are allergens and they produce allergy into the human body. Okay, so these are type of chemical agent. Here disease agent is of three types: biological agent and nutrient agent, chemical agent. Now comes to the type of disease. What is type of disease? There are two types of disease. First is known as congenital diseases. Okay, first is known as congenital diseases. Second one is known as acquired diseases. What is congenital diseases? When a human body anatomically or physiologically abnormalities present from the birth, it means that congenital diseases are those type of diseases which are actually present from the birth. Okay, which are present from the birth. These are anatomical or physiological abnormalities that is present in the human body before the birth. This type of a disease is called congenital diseases. For example, defect in gene. If, as you know, when there is gene mutation take place in the human body is causes many types of diseases. For example, alkylptonuria. Alkylptonuria is one of the most important disease related to the mutation in a genes. Phenylketonuria, albinism. As you know that albinism is a genetical disorder. Sickle cell anemia is also a genetical disorder. Hemophilia is also a genetical disorder, and color blindness is also a genetical disorder, and these disorders are transmitted from one generation to another generation because they are present on the genes. When genes transfer from one generation to another generation, these diseases also transfer to its
baby. Okay, so these type of diseases which are already present from the birth is known as congenital diseases. Now the second example is chromosomal abnormalities. As you know very well that chromosomal abnormalities also take place before the birth. These are Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome. These are the syndromes I already tell in the previous lecture, previous classes. These are called chromosomal abnormalities, and these alkaptonuria is actually the defect in the genes. When there is change in the nucleotide sequence of the gene, it causes alkaptonuria, phenylketonuria, albinism, sickle cell anemia, hemophilia, and color blindness. Chromosomal abnormalities is what? Chromosomal aberration is what? It is type of a syndrome. Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndromes. Okay. Now, second one is what is acquired disease. Acquired, as the term indicates, that it is acquired by the human body. It means that this type of a disease cannot be present before the birth and they take place after the birth. Okay. These are called acquired disease, developed after the birth. They are of two types. Acquired disease is actually two types. First is communicable or infectious diseases. Second one is non-communicable or non-infectious diseases. Communicable diseases is what? Communicable diseases is also known as infectious diseases, and they are caused by different types of a virus, bacteria, protozoa, and helminthes. Non-communicable diseases are actually not infectious diseases, which means that non-communicable diseases cannot be spread from person to person. Communicable diseases are spread from person to person, but non-communicable disease cannot be spread from person to person. For example, and these are developed in those type of a person who actually develop them, and they cannot be transmitted from another person. For example, heart diseases, okay, and epilepsy and deficiency diseases, allergy and cancers. These are example of non-communicable diseases. Cancer is not a communicable disease because what is the cancer? Cancer is actually the abnormal growth of the body is known as cancer. It is not a infectious disease. It is a non-communicable disease that take place in a person only. Heart disease is also like that disease. It is also non-communicable, and the heart disease is actually developed by the person themselves, and they cannot be transmitted to another person. Epilepsy is also example of non-communicable diseases.